Good morning, class 10th. Once again, I am present here to teach the next chapter of physics. The name of the new chapter is Human Eye and Colorful World. दो चैप्टर मैंने पहले पढ़ाया आप लोगों को. फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ऑप्टिक्स चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही मैंने आप लोगों को कुछ बातें समझाई थी कि जो भी ऑप्टिक्स में हमें पढ़ना है इसमें मूलतः हमें तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है. नंबर 1 सोर्स ऑफ लाइट, नंबर 2 प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड नंबर 3 आई. अब ऐसा समझो, सोर्स ऑफ लाइट के बारे में तो आप लोगों ने जान लिया, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, उसके विषय में आपने समझा. दूसरा चीज जो था प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट कैसे ट्रैवल करता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इसका एक पार्ट हुआ. और तीसरा चीज है ह्यूमन आई. अगर हम किसी चीज को देख पाते हैं उसमें इन तीनों चीजों का बराबर बराबर रोल है. एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर लाइट अवेलेबल नहीं हो, पूरा डार्क हो, मेरा आंख सही है, लाइट का प्रोपगेशन पाथ भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन सोर्स ऑफ लाइट ना हो, बिल्कुल ही डार्कनेस हो, उस सिचुएशन में भी आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे. अब दूसरे केस में आइए, सोर्स ऑफ लाइट है लेकिन जहां से लाइट प्रोपगेट कर रहा है अगर उसके पाथ को ही अगर आप डिस्टर्ब कर दें, यानी लाइट जो है वो आपके आंख तक पहुंच नहीं पा रहा है, इन दैट सिचुएशन आप लाइट को नहीं देख पाएंगे, आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे. और अब एक तीसरा चीज है कि सोर्स ऑफ लाइट बिल्कुल है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट प्रोपगेट भी कर रहा है, उसका अपना प्रॉपर पाथ, उस पाथ से वो ट्रैवल भी कर रहा है. लेकिन अगर किसी कारणवश ह्यूमन आई ही डिफेक्टिव हो जाए तो सब कुछ रहते हुए भी आप नहीं देख पाएंगे चीज़ों को. मतलब ये है कि आई जो है वो ऑप्टिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो चलो बच्चों, आज हम लोग आई के विषय में पढ़ेंगे जिसमें स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई होगा. उसके अलावा आई का जो भी है, जैसे अकोमोडेशन ऑफ आई है या सारे आई के पार्ट का क्या क्या रोल है, क्या क्या बिहेव है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे. तो आओ बच्चों, इधर मैंने एक फिगर बनाकर रखा है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. मैंने इस पर एक फिगर भी बना दिया है. ये ह्यूमन आई है. ह्यूमन आई का जो शेप होता है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल बट ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है. इसका जो सबसे बाहरी सरफेस है, द आउटमोस्ट सरफेस ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया. ये आउटर पार्ट है, एक कॉर्निया है. कॉर्निया के विषय में एक बात मैं आपको बता दूं कि ये आउटर पार्ट है, ये लाइट के लिए सेंसिटिव होता है. इसका जो शेप होता है वो वल्गी आउट होता है, वो बाहर की तरह उभड़ा हुआ होता है, मतलब ये कॉन्वेक्स टाइप शेप होता है इसका. इसी से होकर के लाइट जो है वो एंटर करता है आंख के अंदर. इसके जस्ट बाद, कॉर्निया के जस्ट बाद आइरिस होता है. आइरिस क्या है भाई? तो आइरिस जो है वो रिंग टाइप स्ट्रक्चर है और ये भी प्रोटीन से बना हुआ होता है. ये कलरफुल होता है. आइरिस जो है वो कलरफुल होता है, आइरिस इज कलरफुल. और इसके बीच में एक होल होता है. आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल होता है. इसका 3D फिगर चूंकि मैं नहीं बना सकता था इसलिए मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं कि आइरिस जो होता है वो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर है और इसके बीच में एक होल होता है. उस होल को हम लोग कहते हैं पुपिल. पुपिल के अंदर से ही रे ऑफ लाइट जो है वो इंटर करके आई लेंस तक पहुंचता है. और एक पुपिल जो होता है वो लाइट के लिए इनसेंसिटिव होता है, मतलब इसके अंदर लाइट चला तो जाता है लेकिन इसका कलर हमेशा ही ब्लैक होता है. जबकि आइरिस का जो कलर होता है वो अलग अलग कलर पिगमेंट का हो सकता है. आपने देखा होगा बहुत लोगों का जो आइरिस होता है वो भूरा आंख वाला होता है, ब्लैक आइज होता है, ब्लू आइज भी आप लोग देखते होंगे कुछ लोगों का. तो आइरिस का कलर जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन आइरिस के अंदर जो ये होल है जिसको हम लोग पुपिल कहते हैं, ये पुपिल जो होता है वो सभी का ही ब्लैक होता है. इसके बाद एक लेंस जुड़ा हुआ होता है, लेंस रहता है. ये जो आई लेंस है ये कैसे बनता है?
यह एक प्रोटीनियस सब्सटेंस है, ये जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है और बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल होता है। मतलब इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं, आंख के अंदर ये स्ट्रेचेबल स्टेज में होता है या रिलैक्स स्टेज में भी होता है। और ये सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है, और ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो सिलेरी मसल्स से कनेक्टेड होता है। जब सिलेरी मसल्स एक्शन करता है तो सस्पेंसरी लिगामेंट या तो इसको खींच देता है, खींच करके लेंस को पतला करके इसके फोकस को बढ़ा देता है जिससे इसका कन्वर्जिंग पावर कम हो जाए, या इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है जिससे ये मोटा हो जाए और उसका फोकल लेंथ जो है वो घट जाए। फोकल लेंथ के घटने के बाद इसका कन्वर्जिंग पावर जो होगा वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। तो ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ फिक्स नहीं होता है। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक जितने भी लेंसेज के बारे में पढ़ा वो सब एक स्फेरिकल कांच का बना हुआ था। अब कोई भी लेंस अगर बन गया तो उसका फोकल लेंथ फिक्स हो गया, लेकिन हम लोग का जो आंख है वो गॉड गिफ्टेड है। अब आप ऐसा समझ लीजिए, ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक ऐसा कृति जिसमें आई लेंस का फोकल लेंथ भी जो है वो घट रहा है और बढ़ रहा है। ठीक इसके बाद ठीक बैक पार्ट में जो भी इमेजेस बनता है वो फिल्म इसके ऊपर बनता है जिसका नाम है रेटिना। रेटिना को आप लोग कह सकते हो स्क्रीन ऑफ द आई। आई का ये स्क्रीन है, सारा का सारा इमेज यही बनेगा। और उसके बाद एक यहां पे आप देख रहे होंगे मैंने बनाया है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट लाइट के लिए इनसेंसिटिव है, यहां पर कोई भी अगर इमेज बनेगा वो दिखेगा नहीं। और ब्लाइंड स्पॉट के नीचे से ऑप्टिक नर्व्स होता है। तो एक्चुअल में बात यह है कि हम लोग का जो ब्रेन है वो लाइट एनर्जी के लिए बना ही नहीं है, हम लोग लाइट एनर्जी को रीड नहीं कर सकते। तो ये जो ऑप्टिक नर्व्स है इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व्स हमारे ब्रेन तक इसकी सूचना दे देता है कि ये चीजें बन रही है। और भी कुछ चीजें हैं इसमें, जैसे आप देखें AH एक्वेस ह्यूमर, इसके भीतर में एक एक्वेस ह्यूमर भरा हुआ रहता है, एक तरह का एक लिक्विड है। और जो कि आई और कॉर्निया के बीच में जो स्पेस है उसमें एक्वेस ह्यूमर रहता है। आई लेंस के पीछे वाले पार्ट और रेटिना के बीच में विट्रियस ह्यूमर भरा हुआ रहता है। तो ये पूरा का पूरा आई का स्ट्रक्चर है। अब इसमें सबका फंक्शन क्या क्या है वो मैं बारी बारी से आपको समझाता हूं। कॉर्निया, आउटर पार्ट, वल्गी शेप, लाइट के लिए सेंसिटिव, लाइट सबसे पहले इसी पर आएगा। उसके ठीक बाद आइरिस होगा। आइरिस कैसा है, तो फ्लेक्सिबल सबस्टेंस है ये, और ये बिल्कुल ही जेली टाइप स्ट्रक्चर से यह भी बनता है। और इसमें इसके ठीक बीच बीच में एक होल होता है, और आइरिस जो है उस होल को बड़ा या छोटा कर सकता है पिपिल के साइज को। ये जो पिपिल है इसका रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो होल है, एज एग्जांपल अगर मान लो डीम लाइट है तो पिपिल क्या होगा पिपिल जो है वो फैल जाएगा, फैल करके अपने शेप को बढ़ा लेगा, वो होल का साइज बड़ा हो जाएगा जिससे जितना सफिशिएंट लाइट है वो आंख तक पहुंच सके। और जब बहुत ब्राइट लाइट में आप होते हैं तो पिपिल अपने आप को छोटा कर लेता है। किसके फंक्शन से, इसके लिए जिम्मेवार फैक्टर है आइरिस। आइरिस के फंक्शन के कारण ये अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है। तो लाइट का जितना मात्रा का जरूरत पड़ता है आंख को ये पिपिल ही और आइरिस मिलकर के ही देता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेरी मसल्स, जिसमें लगा हुआ सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो इस तरीके से आई लेंस को पकड़ा हुआ है। अगर रिलैक्स्ड की स्थिति में आ गया या कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति में आ गया, कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति में आएगा फोकल लेंथ को घटाएगा, रिलैक्स की स्थिति में आ जाएगा अगर तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। मतलब जरूरत के हिसाब से आई लेंस के फोकल लेंथ को कम या अधिक करने का जो पावर होता है आई में वो ड्यू टू सिलेरी मसल्स होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आई। तीसरा आई लेंस है। आई लेंस प्रोटीनियस जेली से बना हुआ होता है, फ्लेक्सिबल सबस्टेंस है। अगर फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा तो इसमें फोकल लेंथ बढ़े और घटेगा कैसे, तो ये चीज हो गया। रेटिना, रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ आई, जितना भी इमेज बनेगा वो रेटिना पर बनेगा। और फिर आता है ऑप्टिक नर्व्स, जो भी इमेजेस बनेगा वो उसका इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाने में
ऑप्टिक नर्व्स का बड़ा ही ज़बरदस्त योगदान है। तो बच्चों, मेरे हिसाब से मैंने आई लेंस के बारे में पढ़ा दिया है। मैं इसका नोट्स जो है बुक का इमेज भी भेज दूंगा, आप लोग इससे नोट्स बनाएंगे। अब हम लोग इसके वर्किंग के बारे में थोड़ा और अध्ययन करेंगे। बच्चों, थोड़ा आप लोग फंक्शन ऑफ आइरिस के बारे में भी जान लो, क्या होता है। जब रे ऑफ लाइट यहां से जब पास करके आइरिस के पास पहुंचता है तो ये कितना लाइट को आई लेंस तक एंटर करवाना है। सफिशिएंट लाइट अमाउंट सभी को पता है, आई को पता है कि कितना सफिशिएंट ऑफ लाइट होगा जिसको कि आंख के अंदर जाने देना है। बस आइरिस वही काम करता है। अगर डिम लाइट के सेक्शन में हम लोग हैं, अंधेरे में है, थोड़ा कम लाइट है, तो आइरिस क्या करेगा, पिपिल के साइज को फैला देगा, होल को बड़ा कर देगा। मैंने पहले भी बताया। और जब होल बड़ा हो जाएगा तो उससे सफिशिएंट लाइट जो है वो इंटर होगा और आंख तक पहुंचेगा। लेकिन हम लोग काफी लाइट में हैं, बिल्कुल ब्राइट लाइट जोन में हैं, तो उस पोजीशन में आइरिस पिपिल के साइज को छोटा कर देगा, जिससे जितना सफिशिएंट अमाउंट का लाइट है वो इंटर कर सके। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। ऐसा आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, क्या बिल्कुल गर्मी का यह दिन है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप मान लो घर के बाहर निकले, काफी ब्राइट लाइट है, उसके बाद आप घर के अंदर आए, अचानक से कुछ देर के लिए आपको आपके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, कुछ भी दिखता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? या आपने अगर कभी सिनेमा हॉल में गया होगा अगर तुम लोग, तो तुम लोगों ने देखा होगा, बाहर से जैसे ही सिनेमा हॉल के अंदर आप एंटर करते हो तो कुछ भी नजर नहीं आता। वहां जो सिनेमा हॉल स्टाफ जो है वो आपको गाइड करके आपको अपनी जगह पे बैठने के लिए कहता है। लेकिन कुछ देर के बाद ही आप अपने अगर चारों ओर देखो तो बहुत सारे लोग आपको बैठे हुए नजर आ जाते हैं। इसका वजह क्या है? बाहर में बिल्कुल ब्राइट लाइट जोन था। ब्राइट लाइट जोन था तो आपके पिपिल का साइज छोटा था। लेकिन आप अचानक से सिनेमा हॉल के अंदर गए जहां पर कि बिल्कुल ही डार्क है। अब क्या होगा? पिपिल का साइज फैलना शुरू होगा। लेकिन इसमें कुछ समय लगता है। इट टेक सम फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स का समय लग जाता है, कुछ मिनट्स कुछ सेकेंड्स का समय लग जाता है, लगभग 1 मिनट। अब उतनी देर तक आप बिल्कुल ही ब्लैंक हैं, कुछ भी आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन जितना देर तक आप उस डार्क रूम में बैठे, आपके पिपिल का साइज एडजस्ट हुआ, सफिशिएंट लाइट इंटर किया, तो आपको एटलीस्ट इतना पता चलेगा कि मेरे अगल बगल में कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो काम होता है ये आइरिस करता है। क्योंकि अगर आप पूरी तरह से ब्राइट लाइट आपके आंखों में चला जाएगा तो उसका भी एक गलत इफेक्ट पड़ेगा। यानी लाइट को, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट को एडजस्ट करने के लिए और भेजने में आइरिस और पिपिल का ही रोल होता है। तो बच्चों, मेरे हिसाब से आप लोग आइरिस के इस रोल को समझ गए होंगे और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं उसको भी आपने समझ लिया होगा कि डार्क रूम से जब आप ब्राइट प्लेस पे जाते हो अचानक से, तब आपको कुछ नजर नहीं आता है, या ब्राइट प्लेस से अगर आप डार्क रूम में इंटर करते हो वहां भी आपको कुछ नजर नहीं आता है। दोनों ही सिचुएशन वही है। अगर आप डिम लाइट जोन से अगर ब्राइट लाइट जोन में जाओगे, वहां क्या होगा? पिपिल का साइज बहुत बड़ा है, तो बाहर निकलते के साथ ही पिपिल छोटा होना शुरू होगा और आपकी आंखों से कुछ देर के लिए कुछ भी चीज को नजर नहीं आएगा। और उसकी विपरीत जब आप ब्राइट लाइट जोन से डिम लाइट जोन में आओगे तब भी वही चीज होगा। तो ये क्वेश्चन आता है। तो ये फंक्शन ऑफ आइरिस मैंने क्लियर कर दिया और इसका नोट्स जो है वह भी आपके बुक में अवेलेबल है, मैं बता दूंगा या भेज भी दूंगा। तो फंक्शन ऑफ आइरिस आपका क्लियर हुआ। अब मैं अगले टॉपिक पर बात करूंगा। अब देखो, रेटिना का कुछ फंक्शन भी समझ में आना चाहिए। रेटिना के बारे में मैंने बताया कि ये आई का सबसे बैक पार्ट में होता है, जिसको हम लोग स्क्रीन ऑफ द आई कहते हैं। लेकिन इसका भी बहुत जबरदस्त यूज है। इसमें भी कुछ सेल्स होते हैं, उस सेल्स के बारे में जान लो। इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं। रेटिना के अंदर 2 तरह का सेल्स होता है, एक होता है रॉड सेल्स और दूसरा होता है कोन सेल्स। रॉड सेल्स जो होता है वो सेंसिटिव टू डिम लाइट होता है
जबकि कोन सेल्स जो होता है वो सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड कलर होता है। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि कुछ जानवर, कुछ पक्षी डीम लाइट में या बिल्कुल ही लाइट नहीं हो वैसी परिस्थिति में भी उसको सब कुछ नजर आता है। जैसे आप लोग देखे होंगे औल के बारे में, उल्लू रात में ही अपने शिकार के लिए निकलता है। क्यों भाई? उसकी आंखों में रॉड सेल जो होता है वो ज्यादा पाया जाता है, कोन सेल होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, बहुत कम अमाउंट में। तो इसलिए वो ब्राइट लाइट के प्रति उसका जो आई है वो सेंसिटिव नहीं होता है। रॉड सेल उसमें ज्यादा होने की वजह से वो डिम लाइट के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है, उसको अंधेरे में ज्यादा चीज नजर आता है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो डिम लाइट के लिए भी सेंसिटिव है और ब्राइट लाइट के लिए भी सेंसिटिव है। जैसे आपके घरों में पाया जाता है बिल्ली, वो डिम लाइट में भी देख सकता है और ब्राइट लाइट में भी देख सकता है। लेकिन ह्यूमन आई कम लाइट में या नहीं वो लाइट तो उसमें हम लोग ठीक से नहीं देख पाते, क्योंकि हम लोगों के आंखों में रॉड सेल कम पाया जाता है और कोन सेल ज्यादा पाया जाता है। दूसरी बात है कि कोन सेल ब्राइट लाइट के लिए तो सेंसिटिव है ही, कलर के लिए भी सेंसिटिव है। हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट कलर से भरा हुआ ये दुनिया देखते हैं वो बिल्कुल ही हमारे कोन सेल्स के कारण ही है। अगर हमारे आंखों से कोन सेल्स समाप्त हो जाए तो हम लोग कलर नहीं देख पाएंगे। एक ह्यूमन आई में एक बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर के प्रति उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, मतलब उसकी आंखों से कलर दिखता ही नहीं है, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। उसका वजह क्या है? उसकी आंखों की रेटिना में पाया जाने वाला कोन सेल का डैमेज हो जाना और रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो पाना। जिसकी आंखों की रेटिना में कोन सेल्स नहीं बन पाएगा या डैमेज हो जाएगा वो कलर ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाएगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रॉड सेल एंड कोन सेल, जिसको हमने समझा दिया है। बच्चों, आई का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकोमोडेशन ऑफ आई। अकोमोडेशन जो है वो आंखों का एक क्षमता है, एक स्पेशल पावर है आंखों के पास कि हमारा आंख दूर की चीजों को भी उतनी ही आसानी से देख पाता है जितनी आसानी से हम लोग नजदीक की चीजों को देख पाते हैं। और ये जो है इसी क्षमता को, इसी एबिलिटी को हम लोग कहते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई। तो इसका डेफिनेशन मैंने यहां लिखा है अकोमोडेशन ऑफ आई का, द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट as well as the nearby object on the retina by the changing the focal length of its lens is called accommodation। यहां पर ये जो चीज है by changing the focal length, अब इस पर हम लोग आते हैं। लेंस के फोकल लेंथ को चेंज कौन करता है? अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया है कि उसमें सस्पेंसरी लिगामेंट जो कि सिलियरी मसल्स के साथ अटैच्ड होता है, उसमें दो तरह की स्थिति होती है, एक रिलैक्स की स्थिति और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति। उसके वजह से जो आई लेंस है, जिसके बारे में मैंने उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि वो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो मोटा हो जाता है। अगर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो मोटा हो जाएगा। मोटा होने का मतलब है कि उसके फोकल लेंथ का बढ़ जाना, सॉरी फोकल लेंथ का घट जाना। जब फोकल लेंथ घटेगा तो क्या होगा? उसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगा। और जब फोकल लेंथ कम हो जाएगा, स्ट्रेच करने के बाद, खींच देने के बाद, रिलैक्स की स्थिति जिसको बोलते हैं, वैसी स्थिति आएगी, फोकल लेंथ घट जाएगा, बढ़ जाएगा। और बढ़ने के बाद क्या होगा? कन्वर्जिंग पावर उसका जो है वो घट जाएगा। तो एक मैंने लिखा है कि नॉर्मल आई हैज ए पावर ऑफ अकोमोडेशन विच इनेबल ऑब्जेक्ट एज फॉर एज द इनफाइनाइट as closer as 25 सेंटीमीटर be focused on the retina। मतलब इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी, दूर वाला जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे है और नजदीक वाला पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर क्लोजर टू आई है। तो दूर वाले इमेज को भी वो रेटिना पर ही फोकस कर देगा और नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को भी वो रेटिना पर ही फोकस कर देगा। अब मैं कुछ यहाँ पे एक फिगर मैंने बनाया है, इससे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि होता क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इनफाइनाइट पर है, तो मैंने आपको बताया है कि जो भी रे इनफाइनाइट से आपके आंखों तक आता है वो पैरेलल फॉर्म में आता है। अब ये रे पैरेलल फॉर्म में आया, आंखों के अंदर एंटर किया और ये आपके आई लेंस के पास आया।
आई लेंस कॉन्वेक्स है, यानी ये कन्वर्ज करेगा। और कैसे कन्वर्ज करेगा? इसको तो कन्वर्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जो आई का पावर है उसी से कन्वर्ज करके यहाँ तक रेटिना तक पहुँचा देगा, इमेज बन जाएगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट है, नज़दीक से है, उसका रे बिल्कुल डाइवर्जिंग जोन में आएगा। ऐसे रे आएगा, ऐसे रे आया, डाइवर्जिंग रे आया और आकर के आपके आंखों पर पड़ा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ज करने की आवश्यकता है, यानी इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ा हुआ होना चाहिए। और कन्वर्जिंग पावर बढ़ेगा कब? जबकि इसका फोकल लेंथ घटेगा। फोकल लेंथ कब घटेगा? जबकि इसको कंप्रेस कर दिया जाए, ऊपर से नीचे की ओर दाबा जाए, तब ये मोटा होगा और फोकल लेंथ जो है वो उसका घटेगा। फोकल लेंथ घटेगा तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ेगा। और ये सारा का सारा काम हमारे आंखों में सिलियरी मसल्स और उसके द्वारा लगा हुआ सस्पेंसरी लिगामेंट ही करता है। और इसी के वजह से हम लोग नज़दीक की चीज़ों को भी उतनी ही आसानी से देख पाते हैं, दूर की चीज़ों को भी उतनी ही आसानी से देख पाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ ऑगमेंटेशन। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई। एक नॉर्मल ह्यूमन आई जो है वो कहां से कहां तक की चीजों को देख सकता है? तो इसमें दो बातें हैं। पहला है फार पॉइंट। फार पॉइंट के बारे में मैंने लिखा है यहां, द फार पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन सीन क्लियरली इज नोन एज द फार पॉइंट ऑफ द आई। बहुत दूर तक का वो दूरी जिसको कि आंख देख सकता है वो फार पॉइंट है। और ये अलग अलग आई के लिए डिफर हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। लेकिन एक नॉर्मल आई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो इन्फिनिटी तक की चीजों को देख सकता है। मतलब फार पॉइंट ऑफ द आई क्या हो गया? इन्फिनिटी। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, वो है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट के बारे में मैंने लिखा है, द नियर पॉइंट अप टू विच द लेंस कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। अब आप किसी चीजों को नजदीक से देखने का प्रयास करें, बुक को अपने आंख के करीब लाइए और करीब ला करके देखिए, आपकी आंखों पर स्ट्रेन पड़ना शुरू हो जाएगा, एक तनाव आएगा। तो आप नजदीक से नजदीक, कितने नजदीक तक किसी चीजों को देख पाते हैं, वो आपका नियर पॉइंट है। और एक नॉर्मल आई के बारे में बताया गया है कि नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट होता है वो अबाउट 25 सेंटीमीटर होता है। इसलिए बच्चों, कभी कभी जब आप लोग बहुत ही नज़दीक से कुछ लिखने का प्रयास करते हो तो मैं हमेशा आप लोगों को टोकता हूँ कि आपके कॉपी और सर के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि 25 से नीचे जा करके अगर आप लिखना शुरू करोगे तो वो आपके ब्रेन पर स्ट्रेस डालना शुरू कर देगा, आपके आंखों पर स्ट्रेस डालना शुरू करेगा और अल्टीमेटली आपको आई डिजीज हो जाएगा। तो नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर है किसी भी नॉर्मल आई का। अब मैं बात करता हूं रेंज का। तो फार पॉइंट के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया, नियर पॉइंट के बीच में डिस्कस कर दिया। फार पॉइंट है इन्फिनिटी, नियर पॉइंट है अबाउट 25 सेंटीमीटर और इन्हीं दोनों के बीच में रेंज ऑफ विजन होता है। मतलब किसी भी नॉर्मल ह्यूमन आई का जो रेंज होता है विजन का वो होता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू अबाउट 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों, मैंने आई का स्ट्रक्चर, वर्किंग और उसके अंदर होने वाले ऑगमेंटेशन पावर को, रॉड एंड कोन सेल्स के बारे में, आइरिस, पुपिल के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में।